हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लास्ट वाले क्लास में हम लोग देख चुके थे कि पीसीसी के ऊपर हम लोग किस तरह से रेनफोर्समेंट टाई करेंगे और रेनफोर्समेंट को टाई करने में हम लोगों के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं। तो हम लोग लास्ट वाले लेक्चर तक में देखे थे कि ये केजिंग हम लोग तैयार कर लिए थे और इस केजिंग के अंदर आप देख रहे होंगे कि वो स्टीरप्स जो है वो आपके रखे हुए थे। अब इसके बाद हम लोग कॉलम के रेनफोर्समेंट को टाई करने वाले थे इन सारे फुटिंग्स में। ये फुटिंग्स जो है, जो पाइल कैप्स है, ये आपके ग्रेड नंबर ए पे चल रहे हैं। अब ग्रेड नंबर ए पे आपका 1, 2, 3, 4 आपका अलग अलग ग्रेड चल रहा है। अब ये जो पहले दो वाले पाइल कैप्स में आपको कॉलम के रेनफोर्समेंट टाई हो गए थे, इसी तरह से अब डे 1 डे 2 चलता रहेगा और आपके सारे कॉलम के रेनफोर्समेंट आएंगे। अब जो इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात है वो अब ये है कि जैसे जैसे ये दिन पास होगा वैसे वैसे आप देखेंगे कि इन रेनफोर्समेंट्स में धीरे धीरे आपको रस्टिंग आना शुरू हो गया है, जो कि आपके नॉर्मल हाथों से अगर आप उसको टच करेंगे तो आप उसको फील कर सकेंगे। अब ये रस्टिंग अभी जो है ये बहुत ट्रबल आपको नहीं करेगा, क्योंकि अभी ये इनिशियल स्टेज है। अभी आपका रेनफोर्समेंट एनवायरमेंटल एक्सपोजर के कारण अभी इसमें रस्टिंग आ रही है। लेकिन अगर इसका कंस्ट्रक्शन अगर कंप्लीट जल्दी नहीं किया गया तो ये रस्टिंग धीरे धीरे रेनफोर्समेंट के स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगी। तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम लोग शटरिंग प्रोसेस को स्टार्ट करके इसके बाद इसमें कंक्रीटिंग कर दें। इसके लिए हम लोगों को कॉलम का रेनफोर्समेंट लगाते जाना है और साथ साथ जिस जिस कॉलम का रेनफोर्समेंट जिस फुटिंग में कंप्लीट हो रहा है उसमें हम लोग शटरिंग लगाना साथ में शुरू कर देंगे। तो अगर टोटल 8 फुटिंग्स में कॉलम के बार लगने हैं तो हम लोग जैसे ही पहला और दूसरा हम लोगों का फुटिंग तैयार हुआ तो हम लोग इस तरह से शटरिंग लगाना स्टार्ट कर देंगे। और कुछ लेबर्स होंगे जो कॉलम के रेनफोर्समेंट को टाई करेंगे लास्ट वाले क्लास में जैसा हम लोग डिस्कस किए थे वैसे ही, और जो दूसरे सेट ऑफ वर्कर्स होंगे वो आपको शटरिंग को लगाना शुरू करेंगे। अब शटरिंग के बारे में हम लोग जब टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं कि 3 तरह के शटरिंग जो है वो जनरली यूज़ किए जाते हैं। जो फॉर्मवर्क्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, एक स्टील फॉर्मवर्क, एक प्लाईवुड फॉर्मवर्क और एक वुडन फॉर्मवर्क। वुडन फॉर्मवर्क पुराने ज़माने से चला आ रहा है, सबसे ओल्ड मेथड है यही यूज़ करने का। हम लोग अपने ट्रीज़ वगैरह को कट करते हैं और उससे जो हम लोग प्लैंक्स बनाते हैं उस प्लैंक्स को हम लोग यूज़ करते हैं अपने शटरिंग बनाने के लिए। लेकिन अब क्योंकि वो आउटडेटेड होता जा रहा था, जो वुडन प्लैंक्स है वो एक तो टाइम के साथ जो उसमें जो हम लोग टिम्बर पढ़ते हैं कंक्रीट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग मटेरियल्स में, तो आपको पता है कि विथ टाइम जो उसमें सीजनिंग वगैरह होता है, जो उसका शेप चेंज हो जाता है, वो फैक्टर प्लस वो ज़्यादा से ज़्यादा सीमेंट एब्जॉर्ब कर लेता था कंक्रीट में से। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग वुडन फॉर्मवर्क को छोड़ करके नई चीज़ों की तरफ आए, जो कि था आपका प्लाईवुड फॉर्मवर्क और आपका स्टील फॉर्मवर्क। अब स्टील फॉर्मवर्क हर जगह यूज़ नहीं होता है, क्योंकि एक तो वो कॉस्टली होता है, उसको हैंडल करने के लिए क्योंकि उसका वेट ज़्यादा होता है तो उसको आप प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर सकते हैं। आप उसको डिज़ायर्ड शेप में कट नहीं कर सकते हैं। अगर स्टील फॉर्मवर्क आपके पास 700 mm का है तो वो 700 mm का ही आप उसको यूज़ कर सकते हो। उसमें आप एडिशनल और 200 mm एडजस्ट करना आपके साइड पे जैसे 900 है तो वो डिफ़िकल्ट होता है। तो प्लाई वगैरह में क्या है कि आप उसको ईजिली कट कर सकते हैं अलग अलग शेप्स में, बाद में आप उसको फिर नेल्स के मदद से आप उसको कंबाइन कर सकते हैं। तो हम लोग जो अपने साइट पे यूज़ करेंगे वो हम लोग प्लाईवुड फॉर्मवर्क ही यूज़ करेंगे, ज़्यादातर अब यही यूज़ होने लगा है। अब ये प्लाईवुड फॉर्मवर्क वुडन फॉर्मवर्क को कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, तो आप अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो रेड वाला जो आप देख रहे हैं ये आपका एक प्लाईवुड है। जो जनरल प्लाईवुड जो हम लोग मार्केट में देखते हैं, जो हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं, वो प्लाईवुड कम स्ट्रेंथ का रहता है। और ये वाला जो प्लाईवुड है ये शटरिंग पर्पज़ के लिए ही बनाया जाता है। ये ज़्यादा लोड बियर कर सकता है क्योंकि इसके ऊपर कंक्रीटिंग का लोड आना है, उसके ऊपर जो आपके लाइव लोड जो वर्कर्स का लोड होगा वो भी आना है। तो ये उतने लोड्स को बियर कर सकता है। ये स्पेशल आपको सिविल इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए ही बनाया जाता है। अब इसके बगल में जो आप देख रहे हैं ये है आपके वुडन प्लैंक्स। पहले हम लोग इसी वुडन प्लैंक्स को, ये तो अभी आपका फ्रेश है इसलिए आपको ये अभी थोड़ा रेडिश येलो कलर दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये कंक्रीटिंग में यूज़ होता जाएगा तो ये वाइटिश कलर का होता जाएगा, जो सीमेंट का ये कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब प्लस इसका शेप जो होगा, अभी आपको रेक्टेंगुलर अगर दिख रहा है तो ये विथ टाइम जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हम लोग प्लाईवुड फॉर्मवर्क अब ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो प्लाईवुड तो हम लोग ख़रीद लेते हैं मार्केट से, हम लोग उसको साइट पे ले आए। अब क्योंकि कंस्ट्रक्शन में जब आप एक किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो वो हर प्रोजेक्ट पे यूज़ होता है। अभी हम लोग इस वाले साइट पे हैं, यहाँ हम लोग एक नया प्लाईवुड खरीदे, लेकिन अब वो जैसे जैसे एक इस साइट को हम लोग यूज़ कर लेंगे, इसमें ये n नंबर ऑफ़ टाइम्स यूज़ हो जाएगा, फिर किसी दूसरे साइट पे जाएंगे तो इस प्लाईवुड का क्वालिटी भी डिटोरिएट होगा।
जो कि आपको अभी दिख रहा होगा कि हम लोग जो ये फुटिंग का जो हम लोग अब शटरिंग लगाए हैं, ये आपको दिख रहा होगा कि डिटोरिएटेड आपका मटेरियल है, मतलब प्लाईवुड शटरिंग ही है, मगर वो फिनिश नहीं है जो अभी आप जो नया प्लाईवुड देख रहे थे साइड पर रखा हुआ, उसके कॉम्पेरेटिवली इसका फिनिशिंग जो है वो कम है। लेकिन वुडन फॉर्मवर्क में प्रॉब्लम क्या होता था कि जो कंक्रीट का जो मटेरियल है, जो मोर्टार है, वो आपके वुडन फॉर्मवर्क के ऊपर लगा रह जाता था, वो हार्ड हो जाता था। तो फिर जब कल को आप कंक्रीटिंग करते थे तो वो आपका जो कर्व्ड सरफेस, जो वो वुडन का सरफेस बन चुका है, जो प्लेन था पहले, वो कर्व्ड हो गया है। और उस कर्व्ड सरफेस की वजह से जब आप कंक्रीटिंग करने के बाद शटरिंग हटाते थे तो आपको उसमें छोटे छोटे डिप्रेशंस दिखते थे, आपके कंक्रीटिंग में गैप्स दिखते होंगे आपको, जिसमें आपको एग्रीगेट नज़र आ रहा होता है। उसको हम लोग बोलते हैं हनी कॉम्बिंग। ये होता है आपको सबसे ज़्यादा वुडन फॉर्मवर्क के केस में, और ये हनी कॉम्बिंग एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से कंक्रीट अपना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को लूज़ करता है। ये चीज़ें बहुत टाइम से रिसर्च करने के बाद फिर इस डिसीजन पे आया गया कि वुडन फॉर्मवर्क को छोड़ के दूसरे फॉर्मवर्क की तरफ आना पड़ेगा। तो ये दो फॉर्मवर्क आए, एक तो स्टील फॉर्मवर्क, एक प्लाईवुड फॉर्मवर्क। तो स्टील फॉर्मवर्क का अपना ड्रॉबैक्स है, इसलिए प्लाईवुड फॉर्मवर्क ज़्यादा यूज़ होने लगा है अब सारे साइड्स पे। अब इस प्लाईवुड फॉर्मवर्क को हम लोगों को चारों तरफ से कंक्रीट में कवर करना है। टॉप से कवर कर नहीं सकते हैं क्योंकि उससे तो कंक्रीटिंग होगा, और बॉटम से कवर आप लगा नहीं सकते हैं क्योंकि वो पीसीसी हम लोग किए ही इसलिए थे ताकि नीचे हम लोगों को हार्ड सरफेस मिल जाए और जो परमानेंट हो, क्योंकि अगर आप शटरिंग लगाएंगे नीचे तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ साइड्स में शटरिंग लगाते हैं फुटिंग्स के केस में। अब है कि इसको लगाना कैसे है। कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इस चीज़ में, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि जब इसको हम लगाएंगे तो हम लोग अभी केजिंग तैयार किए हैं। ये केजिंग रेनफोर्समेंट का है और फुटिंग जो होगा वो कंक्रीट का होगा। इसका मतलब है कि जब हम इसमें कंक्रीटिंग करेंगे तो कंक्रीट इस पूरे रेनफोर्समेंट के केज को कवर कर लेगा। तो जब कवर करेगा तो हम आप लोगों को याद होगा कि हम लोग फाउंडेशन में जब कवर के बारे में बता रहे थे तो हम लोग आपको बताए थे कि IS 456-2000 जो है वो मिनिमम 50 mm का हम लोगों को क्लियर कवर लेने के लिए कहता है। क्लियर कवर क्या होता है? जो ये रेनफोर्समेंट का आपका केजिंग है, इस रेनफोर्समेंट के केजिंग का जो सबसे आउटर सरफेस है रेनफोर्समेंट का, वो आपको इन्वायरमेंट से प्रोटेक्टेड रहे, उसके लिए उस आउटर सरफेस से हम लोग कितने कंक्रीटिंग ज़्यादा करेंगे जिससे कि आपका इन्वायरमेंट जो है वो आपके कंक्रीट पे पहले इफ़ेक्ट करे, उसके बाद वो रेनफोर्समेंट तक पहुँचे। और ये सारे प्रोसेस को होने होने में ही 40-50 साल लग जाते हैं। तो फुटिंग के नीचे में जो हम लोग कवर मेंटेन करते हैं, ये तो हम लोग लास्ट वाले लेक्चर में आपको दिखाए थे कि जो पीसीसी के ऊपर आपको हम एक गैप दिखाए थे, उस गैप्स में आपको स्टोन के आपको वो छोटे छोटे पार्ट्स रखे हुए थे क्लियर कवर को मेंटेन करने के लिए। और आपका जो सबसे लोएस्ट वाला जो रेनफोर्समेंट था वो आपके पीसीसी से 50 mm ऊपर था। तो इस 50 mm का हम लोग कवर जो है ये इस पूरे साइड पे हम लोग मेंटेन करने वाले हैं। तो ये जो शटरिंग्स लगाए जा रहे हैं ये आपके रेनफोर्समेंट के चारों साइड से 50 mm के गैप पे लगाए जा रहे हैं। तो अब साइड्स में हम लोग किस तरह से 50 mm का कवर मेंटेन करते, तो इसके लिए इन लोगों ने यूज़ किया है कवर ब्लॉक, जो उसको एक्चुअली में बॉटम में यूज़ करना था और साइड्स में भी यूज़ करना था, बट क्योंकि फिर वो मार्केट से इनको और ख़रीदना पड़ता, तो ये लोग क्या किए, जो ब्रोकन मटेरियल्स है उसको यूज़ कर लिए बॉटम में, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगा। और लेकिन साइड्स में जो हम लोग ग्रेविटी एक्ट करेगा उसकी वजह से गिर जाएगा हम लोगों का जो भी हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे 50 mm का गैप मेंटेन करने के लिए। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, एक्चुअल में कवर ब्लॉक ही यूज़ करते हैं। ठीक है। अब इस कवर ब्लॉक में क्या है कि आपको हम बताए थे जब हम लोग स्टार्टिंग वाला लेक्चर देखे थे कि कवर ब्लॉक्स में डायमेंशंस लिखे होते हैं। कवर ब्लॉक्स हर साइड से एक डायमेंशन का नहीं होता है, किसी साइड से आपको वो 20 mm का है, किसी साइड से 25 mm का है, किसी साइड से आपको ये 50 mm का है और किसी साइड से 75 mm का है। डिपेंड करता है कि आपको कितने mm का कवर ब्लॉक चाहिए, अलग अलग साइजेस के मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो इस कवर ब्लॉक में एक साइड जो हम लोगों का 50 mm वाला है, उस वाले साइड को हम लोग रेनफोर्समेंट और शटरिंग के बीच में इसको इंसर्ट कर देते हैं। अब क्योंकि इसका काम ही होता है कि ये रेनफोर्समेंट में जा करके आपको इसमें स्लॉट्स बने हुए हैं, तो वो इस स्लॉट्स के साथ हम लोग ऐसे इसको अटैच कर देते हैं कि ये नीचे भी नहीं गिरता है और ये बिल्कुल आपको अगर 50 mm का परफेक्ट अगर शटरिंग लगाया जाएगा रेनफोर्समेंट के बाहर से, तो ये 50 mm का गैप आपको ये मेंटेन कर देगा और ये नीचे भी नहीं गिरेगा, क्योंकि इसमें स्लॉट्स बने हुए ये रेनफोर्समेंट के साथ एक ग्रिप बना लेता है।
अब आप देखेंगे कि पूरे में आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे आपको कवर ब्लॉक्स दिख रहे होंगे और ये सारे कवर ब्लॉक्स अपने पोजीशन पे है बिना किसी एक्स्ट्रा सपोर्ट के। इसका मतलब है कि रिइंफोर्समेंट और शटरिंग के बीच में 50 का कवर जो है वो मेंटेन कर लिया गया है। अब इसी तरह से चारों साइड से हम लोग इसको करते हैं और हम लोगों का शटरिंग जो होता है वो बन के तैयार हो जाता है। अब कुछ और छोटी छोटी चीज़ें जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं वो ये होता है कि जब आप शटरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो शटरिंग्स के बीच में आपस में बहुत ज़्यादा बड़ा गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप कंक्रीटिंग करेंगे फुटिंग में तो कंक्रीट का जो वर्केबिलिटी होगा वो ज़्यादा होगा अभी, क्योंकि आप फुटिंग में जब यूज़ कर रहे हैं तो आप चाह रहे हैं कि 900 नीचे तक कंक्रीट सबसे जो आपका फारदेस्ट पॉइंट है वहाँ तक इजीली पहुँच करके कॉम्पैक्ट हो जाए। तो उतना टाइम प्रोवाइड करने के लिए आप कंक्रीट में वर्केबिलिटी जो है वो आप ज़्यादा रखते हैं। तो इसका मतलब है कि वाटर सीमेंट रेशियो जो होगा वो ज़्यादा होगा। सीमेंट ज़्यादा होगा तो वाटर भी ज़्यादा होगा, दोनों ही चीज़ें ज़्यादा दी जाती है ताकि स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहे और वर्केबल भी रहे। तो जब वाटर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि कंक्रीट फ्लो करेगा। तो अगर आपके शटरिंग्स के बीच में गैप आप छोड़ देते हैं तो उससे अगर आपका एग्रीगेट नहीं बाहर आया तो एटलीस्ट सीमेंट और वाटर का जो पेस्ट है वो बाहर आ जाएगा। और यही सीमेंट वाटर का पेस्ट ही रिस्पॉन्सिबल है आपके कंक्रीट में स्ट्रेंथ इम्पार्ट करने के लिए, क्योंकि टफनेस तो आपको दे देगा एग्रीगेट, लेकिन जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आप लेना चाह रहे हैं वो आप सीमेंट के बेसिस पे लेना चाह रहे हैं और सीमेंट वाटर के साथ कंबाइंड है क्योंकि वर्केबिलिटी ज़्यादा है तो वो फ्लो होकर के बह जाएगा। और अगर वो एक्सेस बह गया तो आपका कंक्रीट जो होगा वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो इसलिए शटरिंग को लगाने में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान यही रखना पड़ता है कि चारों साइड से और बॉटम से कहीं से भी इतना ज़्यादा बड़ा गैप नहीं होना चाहिए कि ईजिली आपका कंक्रीट फ्लो कर जाए। अब आप बिल्कुल वाटर प्रूफ स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आप एक पीसीसी के ऊपर में आप प्लाईवुड को सेट कर रहे हैं तो वो बीच में जो वो गैप रह जाएगा उसका पेपर थिन गैप, उससे भी आपका वाटर बाहर आएगा। बट उससे बहुत ज़्यादा ट्रबल नहीं होता है। ट्रबल होता है जब आपका वाटर के साथ एक्सेसिव सीमेंट का पेस्ट भी बाहर आ जाए। तो सीमेंट के पेस्ट को बाहर आने के लिए थोड़ा गैप की ज़रूरत पड़ती है। वो गैप को ही आपको मिनिमाइज़ करना है। यही आपका साइट इंजीनियर होने के नाते काम होता है साइट पे, कि जब शटरिंग लग रहा हो तो क्योंकि वर्कर्स का काम होता है कि वो जल्दी जल्दी शटरिंग को सेट करेंगे और वो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टारगेट की तरफ। लेकिन आपका काम है कि उसमें प्रिसीजन, उसमें एक्यूरेसी, इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखना। ये हो गया आपका पहला चीज़। दूसरा चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि शटरिंग का हाइट कितना होगा। अब क्योंकि 900 आपके फुटिंग का साइज़ है इस साइड पे, तो 900 तो एटलीस्ट आपका शटरिंग होना होगा, अदरवाइज़ आपका कंक्रीटिंग 900 का होगा नहीं। अब 900 को मेंटेन करने के लिए प्रॉब्लम क्या होता है साइड पे कि शटरिंग जो है वो अलग अलग साइड पे अलग अलग फुटिंग्स के थिकनेस के लिए जब यूज़ किया जाता है। कोई एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, उसके पास अगर शटरिंग है तो वो किसी एक साइड पे 600 का फुटिंग होगा बहुत ज़्यादा, किसी दूसरे वाले साइड पे हो सकता है 800 का फुटिंग बहुत ज़्यादा होगा। तो वो बार बार अपने एक ही खरीदे हुए प्लाईवुड शटरिंग को ही वो यूज़ करता है सारे ही साइड्स पे, तब तक जब तक ये जो आपका शटरिंग है उसका जो आपका क्वालिटी है वो इतना डिटोरिएट ना कर जाए कि वो अनफिट हो जाए यूज़ के लिए, तब तक उसको यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब है कि हर बार उसको एक अलग अलग साइज से डील करना पड़ता है। और ये इसके लिए ही आप देखेंगे, जो अपने साइट पे भी आप देख रहे होंगे कि आपका टोटल 900 का एक कंटिन्यूस शटरिंग नहीं है, 600 का एक हाइट का शटरिंग है जो इनके पास पहले से अवेलेबल था। उसके बाद ये लोग उसके ऊपर में दूसरा एक 400 500 का एक और पैनल था, उसको इसके ऊपर ये लोग नेल्स के थ्रू अटैच कर दे रहे हैं। तो एक तो आपको यहाँ ध्यान रखना है गैप्स का, और दूसरा अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एक्सेसिव हाइट का शटरिंग यूज़ किया गया है तो कंक्रीटिंग करते समय पता कैसे चलेगा कि कितने हाइट पे हम लोगों का 900 मेंटेन हो गया है। 600 वाला हाइट तक का तो आपको पता चल जाएगा, वो आप गैप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा 600 का कंक्रीटिंग हो चुका है। अब कंक्रीटिंग जब होगा तो कंक्रीट सारा आपके पहले बॉटम में चला जाएगा ग्रेविटी के कारण, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे जब बॉटम पोर्शन कॉम्पैक्ट होगा तो ऊपर की तरफ आना शुरू होगा। तो नीचे से 0 to 600 तो आपको गैप देख के समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद जब कंक्रीटिंग ऊपर होना शुरू होगा तो वो गैप नीचे रह जाएगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि कंक्रीटिंग कितने का हो चुका है और कितना करना है।
रेनफोर्समेंट के जब आप बराबर आ जाएंगे, उसके ऊपर आपको 50 mm जाना है, अब वो आप 100 mm पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि जब आप शटरिंग एक्स्ट्रा जो ऊपर से लगा रहे होते हैं, अगर वो एक्सेस हाइट का है तो आपको उसमें इंटरनली मार्क कर देना पड़ता है 2-3-4 जगह पे, जिससे जब कॉन्क्रीटिंग हो रहा होगा तो जो वर्कर होगा वो देख करके समझ जाएगा कि कितना का कॉन्क्रीटिंग अभी और बाकी है, और जैसे ही उस मार्क तक वो पहुंचेगा उसको समझ में आ जाएगा कि ये 900 कॉन्क्रीटिंग हो चुका है। ये दो चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि गैप्स ना हो, क्योंकि अभी वेस्टेज होगा। अभी हम आपको इस वीडियो में आगे दिखाएंगे कि इसमें आपका वाटर के साथ साथ एक्सेसिव सीमेंट का पेस्ट बाहर आ रहा है। कि यहाँ पे जैसे इस वाले फुटिंग में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों का वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन उसके साथ सीमेंट पेस्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुआ है। तो हम लोग इस चीज़ को क्या करेंगे, अवॉइड करवाएंगे कि हम लोग जो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग कंक्रीट को उस जगह पे ही हम लोग पहले प्लेस कर देंगे जहाँ जहाँ से ये डिस्चार्ज हो रहा है, जहाँ से वाटर और सीमेंट का पेस्ट डिस्चार्ज हो रहा है उस जगह पे हम लोग पहले कंक्रीटिंग करवा देंगे, क्योंकि आप कंक्रीट रोक नहीं सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जैसे जैसे टाइम लैप्स होगा, 20 मिनट्स 30 मिनट्स होगा, वो कंक्रीट सेटल होना शुरू हो जाएगा। इससे आपका उस गैप से जो डिस्चार्ज आ रहा है पानी का, सीमेंट का, वो आपका आना बंद हो जाएगा, और फिर बाकी जगह पे हम लोग अपना कंक्रीटिंग एज इट इज़ करते रहेंगे। और बाद में फिर जब दोबारा कभी ये शटरिंग को यूज़ किया जाएगा तो उसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये गैप जो है ये वापस ना आए। तो ये आप देख रहे होंगे कि जो वर्कर है वो आपको वही काम कर रहा है कि वो पहले कंक्रीट में से जो एग्रीगेट वाला पार्ट है उसको पहले उस जगह पे दे रहा है जहाँ जहाँ से ये डिस्चार्ज होने का जो भी इंजीनियर साइट पे मौजूद रहता है, जो इस चीज़ को देख करके इंस्ट्रक्शन देता है, उसको ये फॉलो कर रहा है। अब क्योंकि अब प्रैक्टिकली अब आपको ये समझना है कि अगर आपका साइट होता तो आप जाकर के वहाँ पे इन चीज़ों को रुकवाते, अवॉइड करवाते। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि अब रेनफोर्समेंट के अंदर कंक्रीट जा चुका है, तो आप कंक्रीट 30 मिनट्स के बाद सेटल होना शुरू हो जाएगा। तो आप एकदम सडनली किसी चीज़ को स्टॉप नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट वो वाला फुटिंग को तो आपको कंस्ट्रक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आप उसमें एक बार रेनफोर्समेंट टाई होने के बाद कंक्रीटिंग हो चुका है, फिर वो टोटल आपका वेस्टेज हो जाएगा और वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो वो कॉस्ट भी फिर आपको बियर करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोगों को साइट पे कुछ इस तरह का कंक्रीटिंग के साथ प्रॉब्लम मिलता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी एक फेज़ में जा कर के हम लोग कंक्रीटिंग को स्टॉप करवाएं, और फिर आगे उसका जो भी रेमेडियल मेजर लेना है वो हम लोग लेंगे। लेकिन अभी जब तुरंत में जैसे अभी हम लोगों को दिखेगा कि हम लोगों का कंक्रीट में से सीमेंट पेस्ट का लीकेज हो रहा है, तो हम लोग उस सीमेंट पेस्ट का जो लीकेज हो रहा है उसको पहले अवॉइड करवाने की कोशिश करेंगे, किसी भी तरह से एक एक्स्ट्रा कुछ ऐसा करके उस गैप को, जो भी गैप हम लोगों को दिखेगा उसको हम लोग बंद करवाने की कोशिश करेंगे। और मीनवाइल जब तक इस फुटिंग का कंक्रीटिंग हो जाएगा, उसके बाद दूसरा फुटिंग का कंक्रीटिंग शुरू करने से पहले हम लोग इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि एटलीस्ट ये चीज़ दोबारा जो है वो आपका नहीं होना चाहिए। और दूसरा कि जब आप इंटर्नशिप प्रोग्राम में होते हैं या कई बार आप जब दूसरे के साइट पे होते हैं तो बहुत बार आपका इंटरप्शन नहीं रिक्वायर्ड होता है, या प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होता है कि आप बहुत बार इंटरप्ट कर सकें, क्योंकि अथॉरिटी आपकी नहीं होती है। तो इसलिए कुछ चीज़ों को हम लोग जो अभी देखेंगे उसमें हम आपको सही और गलत समझा देंगे सारी चीज़ों का। आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इसमें से कौन सा चीज़ सही है, कौन सा चीज़ गलत है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है कि अब उस चीज़ों को हम हर बार साइट पे स्टॉप करवा करके उसको ठीक करवा सके। कई बार हम लोगों का काम होता है कि हम लोग सजेशन दे सकते हैं कि इस चीज़ को बेटर किया जा सकता है। अब उसको कंसिडर करना या नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का पैसा टाइम इन्वॉल्व होता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी इन्वॉल्व होती है, जो क्लाइंट है जो अपना बिल्डिंग बना रहा है उसका एक अलग मेंटालिटी होगा, वो इन्वॉल्व होता है। तो अब इन सारी चीज़ों के बीच में अगर आप कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आपका कंस्ट्रक्शन का फेज़ जो है वो डिले हो सकता है, तो उसमें बहुत सारे ट्रबल्स होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग कंक्रीट के क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, क्योंकि कल को अल्टीमेटली लॉस ऑफ लाइफ का चांस हो सकता है। अब हम लोग जब बात कर रहे हैं कंक्रीटिंग के ऊपर, अब हम लोगों का शटरिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, शटरिंग हम लोग अपने प्लेस पे लगा दिए। अब शटरिंग के बाद जो हम लोगों का काम है वो है कंक्रीटिंग स्टार्ट करना। अब कंक्रीटिंग स्टार्ट करना जितना इजी वर्ड आप समझ सकते हैं, ये उससे कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट है साइट पे, कि कंक्रीटिंग स्टार्ट करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो रॉ मटेरियल,
कि आपको कंक्रीटिंग में जितना भी रॉ मटेरियल यूज़ होना है वो आपके साइट पे कंप्लीटली अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि अगर आपको इनकम्प्लीट मटेरियल साइट पे अवेलेबल हुआ और आप कंक्रीटिंग स्टार्ट कर देते हैं तो फिर बीच कंक्रीटिंग में ही आपको कोई भी एक मटेरियल अगर ख़त्म हो जाता है, जैसे कि आपके कंक्रीटिंग में मटेरियल्स लगते हैं सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वाटर की अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको एक साथ वहाँ पे प्रेजेंट होनी पड़ती है। अगर एक भी चीज़ इसमें से कम हो गया तो फिर आपका कंक्रीटिंग प्रोसेस रुक जाएगा। अगर कोई एक फुटिंग में अगर आपको आधा कंक्रीटिंग हो चुका है और फिर आपका मटेरियल ख़त्म हो जाता है तो वो ब्लंडर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग पहले क्या करते हैं कि एक जो साइट इंजीनियर होता है उसका काम होता है कि वो जितना भी पोर्शन कंक्रीटिंग होना है उसका कितना मीटर क्यूब मतलब क्वांटिटी आपका कंक्रीटिंग होगा वो पहले से कैलकुलेट करे। अब उस कैलकुलेशन के हिसाब से कितना रॉ मटेरियल जो हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी में मिक्स डिज़ाइन पढ़ते हैं उस मिक्स डिज़ाइन में हम लोग निकालते हैं कि जैसे अगर M20 कंक्रीट यूज़ होना है, जैसे हम लोगों के इस साइट पे M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ होगा, तो M20 कंक्रीट बनाने में पर मीटर क्यूब में कितना कोर्स एग्रीगेट, कितना फाइन एग्रीगेट और कितना सीमेंट का यूज़ होगा, ये हम लोग कैलकुलेशन से निकाल लेते हैं। उसके बाद हम लोगों का कितना M³ का कंक्रीटिंग होना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पूरे साइट पे अगर 50 M³ का कंक्रीटिंग होना है, 50 मीटर क्यूब लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट, ये पूरा मल्टीप्लाई करके हम लोग M³ निकालेंगे। तो 50 M³ अगर टोटल एरिया वॉल्यूम है हम लोगों का जिसमें कंक्रीटिंग होना है, और पर M³ अगर आपको पता है कि जैसे सीमेंट अगर 300 kg यूज़ होगा, एग्रीगेट अगर आपका 700 kg यूज़ होगा, तो उस हिसाब से 50 M³ में उतना इंटू 50 हो जाएगा। तो उतना मटेरियल आपके साइट पे अवेलेबल है या नहीं है, पहले इसको हम लोग कहते हैं प्रोक्योरमेंट। मतलब पहले हम लोगों को ये प्रोक्योर करना पड़ेगा, ये हम लोगों को मंगवा लेना पड़ेगा। जब ये साइट पे डिलीवर्ड हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट डे कंक्रीटिंग प्लान हो सकता है। तो सारे काम कंप्लीट हो जाने के इंटरवल में हम लोगों को ये ध्यान रखना होता है, जो साइट इंजीनियर होता है वो ये ध्यान रखता है कि जब शटरिंग लगना शुरू हुआ था या जब रेनफोर्समेंट का कॉलम का रेनफोर्समेंट कंप्लीट हो रहा था तो उतने टाइम इंटरवल में ही वो जाके चेक कर लेता है कि क्या क्या मटेरियल और कितना रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि उसको आने में भी फिर 2-3 दिन लगते हैं। तो वो सारी चीज़ों को वो इन बिटवीन करके रखेगा और जब तक इधर शटरिंग कंप्लीट होगा तब तक आपका सारा रॉ मटेरियल आ जाएगा। अब साइट पे साइट इंजीनियर को जो समझना होता है वो ये कि जैसे सीमेंट हम लोगों को कहाँ स्टोर करना है, तो एनवायरमेंटल कंडीशन से बचाते हुए हम लोग सीमेंट को किसी स्टोर रूम जैसे जगह में हम लोग स्टोर करना चाहते हैं। अगर वो साइट पे बहुत दूर है तो फिर उसको इस तरह से रखना होगा कि जिस दिन कंक्रीटिंग होना है उस दिन आप थोड़े थोड़े इंटरवल पे सीमेंट के बैग्स को ला करके जिस पार्ट में जहाँ पे कंक्रीटिंग होना है, जहाँ पे मशीन लगा है आपका, आप वहाँ पे आसपास उसको स्टोर करेंगे, ऐसा कि जिससे आपका सीमेंट जो है वो ख़राब नहीं हो। उसके बाद आपके कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट, ये दोनों चीज़ें इनकी क्वालिटी, इनके जो आपके स्पेसिफिकेशंस हैं वो हम लोग चेक करेंगे। अब ये स्पेसिफिकेशंस क्या होता है, जनरली जब हम लोग कंक्रीट मिक्स करते हैं, जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग उसमें IS 456 में भी पढ़ते हैं, और हम लोग मिक्स डिज़ाइन के लिए जो हम लोगों का IS कोड होता है IS 10262 उसमें भी हम लोग पढ़ते हैं कि जो जनरल आपके कंक्रीटिंग होती है उसमें हम लोगों का जो एग्रीगेट साइज़ है कोर्स एग्रीगेट का वो 10 mm और 20 mm होता है। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम साइज़ आपका 20 mm होना चाहिए और उससे छोटा वाला साइज़ जो है वो 10 mm होना चाहिए। उससे ज़्यादा छोटे साइज़ के एग्रीगेट भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो फाइन एग्रीगेट की तरह कंसिडर किया जाएगा। तो 10 to 20 mm के जो एग्रीगेट्स यूज़ करेंगे तो साइट पे आपको रॉ मटेरियल्स को देख करके आपको समझना होगा, या नहीं तो आपको उसको टेस्ट करना पड़ेगा थोड़े से सैंपल को, और चेक करना पड़ेगा कि इसमें ऑन एन एवरेज आपके किस साइज़ के आपके एग्रीगेट जो है वो अवेलेबल है। क्योंकि हम लोग जैसे 50 mm का गैप दे रहे हैं, तो जब हम लोग कंक्रीटिंग करेंगे तो अगर आपका 20 mm से ज़्यादा साइज़ का एग्रीगेट होगा तो वो आपका स्ट्रक हो सकता है, जो साइड में आपका शटरिंग लगा हुआ है रेनफोर्समेंट के बाद जो 50 mm का हम लोग गैप दिए थे, तो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का एग्रीगेट हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। इन जनरल अगर आपका एग्रीगेट का साइज़ 30 mm होगा तो उसके हिसाब से जो हम लोग मिक्स डिज़ाइन किए वो सारा कैलकुलेशन चेंज होगा, क्योंकि मिक्स डिज़ाइन जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 10 mm के लिए अलग स्ट्रेंथ होता है, 20 mm के लिए अलग स्ट्रेंथ होता है। तो इसलिए एग्रीगेट का जो साइज़ है वो 10 से 20 mm के गैप में ही होना चाहिए।
ये हम लोग साइड पे चेक करेंगे। जो एग्रीगेट हम लोग कंक्रीटिंग में यूज़ करते हैं वो आपको बिल्कुल ब्लैकिश एग्रीगेट होना चाहिए, उसमें एक डायनेमिक एक अपीयरेंस होना चाहिए, जो कि आपको वो डल अपीयरेंस नहीं होना चाहिए आपके एग्रीगेट में। ये सारी चीज़ें आप देख करके नॉर्मल आई से विजुअलाइज करेंगे। फिर उसके बाद जो फाइन एग्रीगेट है आपका, तो हम लोगों को पता है कि जो हम लोगों का फाइन एग्रीगेट का साइज़ है वो हम लोगों का 4.75 mm से 75 माइक्रोन तक का होता है। अब 75 माइक्रोन से 4.75 mm के बीच में जितने भी पार्टिकल साइज आते हैं उसको हम लोग सैंड बोलते हैं। लेकिन जो आपका सैंड आता है वो आपको किसी एक माउंटेनियस रीजन के जो बॉटम पोर्शन होता है वहाँ से आप एक्सकेवेट करके रिवर बेड से आप लेके आते हैं। अब उसमें अलग अलग साइज़ के आपके एग्रीगेट्स होते हैं, छोटे छोटे साइज़ के। सैंड बनता कैसे है, आपका बोल्डर्स टूटता है कॉबल्स में, तो कॉबल्स ब्रेक होता है तो उसके बाद ग्रेवल बनता है। फिर ग्रेवल भी आपको जब सीजनिंग होता है, वेदरिंग होता है, तो वो आपको सैंड बन जाता है। तो जो आपका ग्रेवल जो आपका भी सैंड में कन्वर्ट नहीं हुआ है वो भी आपके सैंड के साथ मिक्स रहता है। तो आपका अगर कंक्रीटिंग करना है और वो भी ऐसे जगह पे कंक्रीटिंग करना है जहाँ पे आपको जो गैप्स है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अभी हम लोग जब फाउंडेशन में कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो यहाँ अगर आपके सैंड के अंदर छोटे छोटे एग्रीगेट्स अगर आपको मिक्स भी है तो उससे आपके कंक्रीट के क्वालिटी में रिड्यूस तो एटलीस्ट नहीं होगा, वो आपको इनहेंस ज़रूर कर सकता है। सैंड के साथ साथ अगर कुछ और पार्टिकल्स भी मिक्स हो तो वो आपके कंक्रीट के प्रॉपर्टीज़ को इनहेंस ही करेगा। तो इसलिए ऐसे केसेस में हम लोग इसका सैंड का सीविंग नहीं करेंगे। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स मिक्स है बस हम लोग इसको क्या करेंगे, कंक्रीटिंग में साथ साथ ही इसमें पॉर कर देंगे मिक्सर मशीन में, जिससे आपका कंक्रीट जो होगा वो प्रिपेयर हो जाएगा। खास करके प्लास्टरिंग में आप एग्रीगेट नहीं यूज़ कर सकते हैं, आपको प्योर सैंड यूज़ करना पड़ेगा। तो उस जगह पे हम लोग सीविंग करते हैं, अभी हम लोगों को सीविंग नहीं करना है। तो हम लोग बस देखेंगे कि रॉ मटेरियल जो है हम लोगों का वो हम लोगों के साइट पे अवेलेबल हो और वो वर्केबल क्वालिटी का होना चाहिए। इसके बाद अब कंक्रीटिंग जो करना है, इस कंक्रीटिंग के करने में भी 2-3 प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस है कि आप या तो रेडीमिक्स कंक्रीट प्लांट से आप अपना कंक्रीट मंगवा सकते हैं। अगर वो आपके शहर के आसपास अगर कोई आपका प्लांट ऐसा अवेलेबल हो जहाँ से कंक्रीट प्रिपेयर करके ट्रांजिट मिक्सर में प्लेस करके आपके साइट तक भेजा जा सके, तो सबसे बेस्ट कंडीशन होता है कि हम लोग रेडीमिक्स कंक्रीट प्लांट से ही कंक्रीट को यूज़ करें, क्योंकि आपको वो बिल्कुल प्रिसीजन के साथ बनाया जाता है और वो ऑटोमेटेड सिस्टम से बनता है। तो उसमें आपके कंक्रीट का क्वालिटी जो होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा मिलता है। अब लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि आपका रेडीमिक्स कंक्रीट प्लांट जो है वो आपके साइट से इतना दूर होना चाहिए कि जिससे आपका जो कंक्रीट है वो आपके रेडीमिक्स कंक्रीट प्लांट से निकल करके आपके साइट पे डिलीवर होने में 2 घंटे से ज़्यादा का ट्रेवल टाइम नहीं होना चाहिए। अगर 2 घंटे से ज़्यादा का ट्रैवल टाइम हो जाता है तो वैसे केसेस में हम लोग आरएमसी कंक्रीट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया एक तरीका कंक्रीटिंग का। दूसरा तरीका कि हम लोग बैच मिक्सर यूज़ कर सकते हैं। अब बैच मिक्सर क्या होता है कि उसमें हम लोग सीमेंट एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट तीनों के लिए अलग अलग स्लॉट्स बने रहते हैं और उसमें वे करने का आपका ऑप्शन रहता है कि आपको जितना केजी का रिक्वायरमेंट होगा उतना ही केजी उसमें से डिस्चार्ज होगा और वो फिर एक साथ जाकर के एक ड्रम मिक्सर में जाके मिक्स होगा और आपका कंक्रीट प्रिपेयर हो जाएगा। ये हो गया दूसरा तरीका हम लोगों के पास। और तीसरा तरीका जो हम लोगों का होता है वो हम लोग का जो ट्रेडिशनल तरीका है कि हम लोग टिल्टिंग या नॉन टिल्टिंग मिक्सचर यूज़ करते हैं, जो आप अपने साइट पे अभी देख रहे हैं, और इसमें हम लोग कंक्रीट को मैनुअली प्रिपेयर करते हैं। अब क्योंकि ये हम अभी आपको आगे हम लोग जब डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के कंक्रीट होते हैं, तो एक नॉमिनल मिक्स होता है, एक डिज़ाइन मिक्स होता है। तो नॉमिनल मिक्स क्या होता है, डिज़ाइन मिक्स क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। वहाँ पे आपको क्लियरली ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि आपके साइट पे M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ होना है। M20 ग्रेड नॉमिनल मिक्स होता है। तो नॉमिनल मिक्स होता है तो उसको हम लोग इस तरह से टिल्टिंग या नॉन टिल्टिंग मिक्सचर यूज़ करके बना सकते हैं। तो हम लोग वही काम यहाँ करने वाले हैं। M20 कंक्रीट को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग ये टिल्टिंग मिक्सचर का यूज़ कर रहे हैं। अब ये टिल्टिंग मिक्सचर में हम लोग सारे रॉ मटेरियल्स को पुट करेंगे। अब इसमें जो M20 ग्रेड का हम लोगों का नॉमिनल मिक्स होता है वो होता है 1:1:1:1.5:3। अब ये 1:1.5:3 को किस तरह से अचीव किया जाता है, वो आपके साइट पे काम करने जब आप करते हैं तो उससे आपको एक एक्सपीरियंस आ जाता है। क्योंकि जो आप एक कंटेनर यूज़ करते हैं सीमेंट के लिए, एग्रीगेट के लिए, वो स्टैंडर्ड साइज़ का नहीं होता है। तो कैसे उसको यूज़ करके हम लोग अचीव करेंगे, ये होता है हम लोगों का एक टास्क।
दूसरा कि हम लोग इस कॉन्फिडेंस में नहीं रहते हैं कि हम लोग जो बना रहे हैं वो M20 ही रहेगा, तो हम लोग पहले कंक्रीटिंग करने से पहले इस कंक्रीट का हम लोग एक क्यूब टेस्ट करते हैं। अब वो क्यूब टेस्ट जितना दिन आपको लगता है तो तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड तरीका जो होता है वो ये कि कंक्रीट जो बनाना है वो आप पहले ही बना करके 28 डेज़ पहले उसका टेस्ट कर लीजिए, और 28 डेज़ के बाद आप वो दिन आपका आए जिस दिन आपको एक्चुअल में कंक्रीटिंग करना है। तो इससे आपका जो स्ट्रेंथ है वो आपको पता चल जाता है कि 28 डेज़ के बाद ये कंक्रीट इतना स्ट्रेंथ शो करने वाला है। इसका मतलब है कि जो मटेरियल्स आपने मिक्स किया था कैलकुलेशन में इनिशियली वो सही है, और उतना ही आपको अब बनाने में यूज़ करना है एक्चुअल में। ठीक है, तो इससे हम लोगों का जो स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होता है वो हम लोगों को मिल जाता है। अब इसके बाद स्टार्ट होता है कि हम लोग मिक्सर को इतना क्लोजली प्लेस करें अपने फुटिंग के जहाँ पे हम लोगों को कंक्रीटिंग करना है। इससे क्या होगा कि हम लोगों का जो एक तरफ से, अब क्योंकि टिल्टिंग मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं, एक साइड से अगर हम लोग रॉ मटेरियल इनपुट देंगे तो जब हम लोगों को कंक्रीट बनने के बाद डिस्चार्ज करना होगा तो हम लोग उसका फेस दूसरी तरफ रोटेट कर सकते हैं, इसीलिए उसका नाम है टिल्टिंग मिक्सचर। अगर ये रोटेट नहीं कर सकते तो उसका नाम होता है नॉन टिल्टिंग मिक्सचर। तो टिल्टिंग मिक्सचर से हम लोग क्या करेंगे कि इसके फेस को रोटेट करेंगे तो कंक्रीट डायरेक्टली जो है वो आपके फुटिंग के पास पहुंच जाए, डायरेक्टली फुटिंग में प्लेस हो जाए। इससे जो आपका वर्कमैनशिप है, जो आपका जो वर्कर्स है, जो उनको जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगने वाला है, जो आपका एक्स्ट्रा टाइम किल होने वाला है, वो सारी चीज़ें सेव हो जाती है। तो इसके लिए ही आपके इस मिक्सचर को देख रहे होंगे आप कि इसको इस तरफ ले जाया जा रहा है जिससे कि वहाँ से डायरेक्टली आपके 2-3 फुटिंग्स जो है वो एक साथ कास्ट हो सके, क्योंकि ऐसे जगह पे उसको फिक्स कर दिया जाए जो अगले 2-3 दिनों तक का कंक्रीटिंग जो है वो एक लोकेशन से हो जाए। इस चीज़ को अचीव किया जाता है। अब इसके लिए जो आप पहले से एक्सकेवेशन किए हुए हैं, आप धीरे धीरे अब उसको क्या करते हैं कि आप नॉर्मलाइज करते हैं। जो आपके हाइट्स के, जो आपके एक्सकेवेटेड मटेरियल जो आपका बाहर रखा हुआ है, आप उसको धीरे धीरे स्लोपिंग को आप मेंटेन करते हैं, और धीरे धीरे अब आप फिलिंग करने की तरफ प्रोसेस जो है वो आपका स्टार्ट होता है। अभी क्योंकि जैसे ही कंक्रीटिंग हो जाएगा उसके बाद धीरे धीरे करके आप फिलिंग करना जो है वो शुरू करेंगे, और जब आप शटरिंग रिमूव करेंगे तो आप पूरी तरह से अपना जो फाउंडेशन जिसको आप एक्सकेवेट किए थे उसको आप वापस कंप्लीटली जो है वो वापस पैक करके फिर आप उसको कॉम्पैक्ट कर देंगे। अब ये कंक्रीट जब आपका फुटिंग में प्लेस हो रहा है तो यहाँ पे फिर अब आपका इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा नहीं आता है। अब यहाँ पे आता है कि आपका वर्कमैनशिप का कितना आपका एक्सपीरियंस है, क्योंकि अब लेबर्स को इस तरह से रोटेट करना कि लेबर्स इफ़ेक्टिवली काम करते रहें, और आपका कंक्रीटिंग जो है वो जो हाईएस्ट क्वालिटी आप चाह रहे हैं वो हाईएस्ट क्वालिटी आपको मिले। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना वहाँ पे साइट इंजीनियर का काम होता है कि लेबर्स का रोटेशन होता रहे। जो लेबर्स अभी रॉ मटेरियल आपको कैरी कर रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट लें, तो दूसरे लेबर्स जो हैं वो रॉ मटेरियल्स कैरी करें। फिर जो कंक्रीटिंग कर रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी देर पे रेस्ट करें, क्योंकि कंक्रीट हैवी होता है तो उसको स्प्रेड करना भी एक एफर्ट का काम होता है। तो ये सारी चीज़ों का नॉलेज सिविल इंजीनियर को होना चाहिए। ये सिविल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स नहीं है, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो साइट पे जब आप काम करते हैं तो उस समय आपको समझ में आता है कि कौन सा काम टफ है, कौन सा काम आसान है, कहाँ पे रोटेशन की ज़रूरत है। यही एक अच्छे सिविल इंजीनियर की पहचान होती है। तो अब इसमें हम लोग कंक्रीट जो है वो हम लोगों का एक जगह पे डिस्चार्ज होता रहता है। अब अगर कंक्रीट डायरेक्टली अगर आपके फुटिंग पे प्लेस नहीं हो सकता है तो उस केस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं शूट। अब ये शूट आप देख रहे होंगे कि जनरली इसमें क्या किया जाता है कि एक प्लेन सरफेस किसी भी मटेरियल का हो, जैसे हम लोग टीन इस केस में ले रहे हैं, तो टीन को हम लोग क्या कर रहे हैं कि टिल्टिंग मिक्सचर के नीचे इस तरह से प्लेस कर रहे हैं कि वो फुटिंग पे आ करके आपको डायरेक्टली आपके रेनफोर्समेंट के ऊपर कंक्रीट को स्प्रेड कर दे, और वहाँ से वर्कर इसको पूरे स्प्रेड आउट कर रहा है। अब इसमें उस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखा जाता है जो हम आपको डिस्कस किए थे कि अगर आपका ब्लीडिंग हो रहा है कहीं से, अगर आपका सीमेंट पेस्ट बाहर आ रहा है तो पहले हम लोग एग्रीगेट को हम लोग वहाँ पे जा कर के पुट कर देंगे ताकि वहाँ से डिस्चार्ज ना हो वाटर और सीमेंट का, और फिर उसके बाद हम लोग बाकी पोर्शन में कंक्रीटिंग करेंगे। विद इन हाफ एन आवर आपका कंक्रीट जो है वो हार्ड होना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आपको ये सब डिस्चार्ज वगैरह का प्रॉब्लम जो है वो नहीं होता है। तो इस तरह से आपका फुटिंग है उसका कंक्रीटिंग का जो ये टोटल प्रोसेस है ये करने के बाद फिर आपका कंक्रीट में फिर लास्ट में जो आपका आता है वो आता है फिनिशिंग, कि जब हम लोग 50 mm का कवर प्रोवाइड कर देते हैं उसके बाद हम लोग टॉप लेयर को फिनिश कर देते हैं, और उसके बाद फिर हम लोगों का फुटिंग जो है वो
3 डेज़ के बाद 4 डेज़ के बाद हम लोग पहले शटरिंग रिमूव करते हैं, लेकिन अभी उसके ऊपर हम लोग हैवी लोड नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि कंक्रीट जो है वो 28 डेज़ के बाद अपना फुल स्ट्रेंथ गेन करता है, और एटलीस्ट 10 डेज़ के बाद आपको अपना 60% 65% जो स्ट्रेंथ होगा वो गेन करेगा। तो हम लोग एटलीस्ट 10 डेज़ के लिए उस फुटिंग को छोड़ देते हैं। अब इसी तरह से पूरे साइट पे आपको जैसे ग्रिड नंबर ए पे अगर आपको टोटल 12 कॉलम्स थे, मतलब 12 फुटिंग्स थे आपके, तो अभी ये आपका पहला फुटिंग हुआ है, और इस पहले फुटिंग के कंक्रीटिंग के स्टार्ट होने से इस फिनिशिंग तक में आपको टोटल फर्स्ट हाफ जो है वो आपका कवर हो चुका है साइड पे। उस हिसाब से आप सोचेंगे तो एक दिन में आपका 2 फुटिंग का कास्टिंग होने वाला है। अब ऐसे ऐसे आपके इस पूरे साइड पे अगर आपके 40 कॉलम्स है, तो ये 20-25 दिन जो आपके साइड पे है, ये सिर्फ आपको अलग अलग फुटिंग्स जो है उसका सिर्फ कंक्रीटिंग होगा, और इसके साथ साथ शटरिंग भी होता रहेगा, कॉलम्स के रिइंफोर्समेंट भी लगते रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करना, ये इसके लिए आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो होता है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, CPM, जिसमें आप CPM PERT मेथड वाले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। उसमें आप इन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं कि अगर आप पहले कॉलम के रेनफोर्समेंट को 40 फुटिंग में टाई करेंगे, उसके बाद फिर आप वापस कॉलम 1 से आप शटरिंग लगाना शुरू करेंगे, उसके बाद फिर आप कंक्रीटिंग करना शुरू करेंगे, तो ये तीनों काम मिला करके 3 महीना हो जाएगा। तो इसमें स्मार्ट तरीका क्या होता है कि 2-4 कॉलम जो फुटिंग्स है उसमें जब कॉलम का रेनफोर्समेंट आ गया, उसके बाद आप जैसे जैसे एक सेट ऑफ वर्कर्स आगे बढ़ेंगे, वापस कॉलम के रेनफोर्समेंट सारे फुटिंग में प्लेस करेंगे, तब तक दूसरे सेट ऑफ वर्कर्स शटरिंग लगाना शुरू करेंगे। अब जो इंजीनियर होगा तब तक वो रॉ मटेरियल का ऑर्डर दे चुका होगा, तो जब तक 2-3 फुटिंग्स का शटरिंग कंप्लीट होगा तब तक रॉ मटेरियल आ चुका होगा, और जैसे जैसे शटरिंग जो है वो 4th-5th फुटिंग तक जाएगा, तब तक फर्स्ट वाले फुटिंग का कंक्रीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको अलग अलग जो वर्कर्स का मैनेजमेंट करना पड़ता है, ये भी साइट इंजीनियर को ही करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं इंटर्नशिप में, और इन सारी चीज़ों को एक्चुअल में आपको करना पड़ता है अपने जॉब में। तो जब आप जॉब पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सारे एक्सपीरियंस जो होंगे, ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि आपके साइट पे आपको ये करने कहा जा सकता है। आपको कहा जा सकता है कि कंक्रीटिंग का पूरा प्रोसेस होना है, उसको प्लान करो, तो उसके प्लानिंग में आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है। वहाँ पे आप डिस्कस करेंगे अपने सीनियर लेवल से कि आपको इन इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो अगर अवेलेबल हो जाएगा तो कितने टाइम में होगा, उसका एक डेडलाइन मिलेगा। उसमें आप 1-2 दिन अपने हाथ में सेफ रखेंगे, और फिर आप उसके नेक्स्ट डे से आप कुछ प्लान करेंगे, और फिर जब ये नहीं हो पाएगा तो फिर उसमें क्या क्या रेमेडीज़, क्या क्या मेजर्स लेने हैं, वो हम लोग फिर आगे ग्रेजुअली इसी तरह से हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखें कि किस तरह से शटरिंग लगाया जाता है, शटरिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और हम लोग कंक्रीटिंग फाउंडेशन का, फुटिंग का हम लोग कंक्रीटिंग किस तरह से कर रहे हैं, और इसको यूज़ कर कंक्रीटिंग करने में हम लोगों का क्या क्या कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोगों का सामने आया। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे वो होगा कि कंक्रीट मिक्स कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद हम लोग क्यूब टेस्ट देखेंगे कि क्यूब टेस्ट कैसे किया जाता है, क्यूब टेस्ट क्या होता है, क्यूब टेस्ट का जो टोटल प्रोसेस है उसका हम लोग प्रैक्टिकल वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कि कंक्रीटिंग होने के बाद उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, जिसको हम लोग कहेंगे कॉमन कंक्रीटिंग प्रॉब्लम्स, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस शेड्यूल के हिसाब से हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे जो आपके ये लेक्चर्स हैं ये आपके शेड्यूल टाइम पे ही आपको आए, और ये वीडियोस जो है वो इसी प्रोसेस में आएंगे। फिर हम लोगों का फुटिंग हो जाएगा, तो फिर हम लोग कॉलम्स की ओर बढ़ेंगे, और फिर इसी तरह से ग्रेजुअली ऊपर हम लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक बार हम लोगों का फुटिंग कंप्लीट हो गया, कॉलम पे हम लोग आ गए, तो फिर कॉलम, बीम, स्लैब, उसके बाद वो रिपीट होता रहेगा। तो स्लैब के बाद हम लोगों का समझिए एक टेरेस का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग मिसलेनियस एक्टिविटीज़ में आ जाएंगे। तो जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो इन चीज़ों में ही लगता है, इन सारी चीज़ों को समझने में। तो आई होप आज इस लेक्चर में जो हम आपको शटरिंग, कंक्रीटिंग, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट बताए हैं वो सारा आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।